नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का इतिहास का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। कोड सी है, मार्च 2024। आप सब जानते हैं इसका पेपर आपका 1 अप्रैल 2024 को होगा। पहले हम 2 पेपर करवा चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से विद मैप समझा चुके हैं। अब जो इसमें वीडियो में मैं आपको 10 तो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको हड़प्पा सभ्यता से करने हैं, जिनमें से 100% आपको एक प्रश्न 8 अंकों का आएगा। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ तीसरे का बल्कि चौथे पेपर के मैप भी करवा दूंगी। तो आपको मार्किंग स्कीम हम पहले ही अपने पहले पेपर में बता चुके हैं, और उसके अलावा सारा आपको कौन कौन से लेसन में से बड़े आएंगे वो भी बता चुके हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से, जो आपके पास 21 होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे? तो इसका सही आंसर है S.N. रॉय। उसके बाद सही आंसर क्या है? S.N. रॉय। दूसरा है प्रश्न इसके अंदर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। आपके पास प्रश्न पिछले पेपर में हमने देखा था, ये भी आया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित थी? अभी तक आपने अपरिचित पशु, अपरिचित धातु सुना होगा। अब परंपरा है, तो देवी माँ जानते थे, पुजारी राजा के बारे में, पुरोहित राजा के बारे में पता था। योग मुद्राएं की सील मैंने बच्चों को 10th क्लास के NCERT की बुक से, SCERT की बुक से दिखाई हैं। नहीं पता था, या जिसके हम कह सकते हैं साक्ष्य नहीं मिले, वो है संस्कृत यज्ञ, यानी कि इसके हमें साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे अपरिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य राजा अशोक के द्वारा करवाया गया? शांति स्तूप नहीं, अमरावती नहीं, सांची स्तूप है जिसका सबसे पहले निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थ अंकरों के अर्थ का वर्णन करता है? पहला, ईश्वर एक सर्वोच्च प्राणी जो ईश्वर का अवतार है। हमने यहाँ पर तीर्थ अंकर का अर्थ बताना है। ठीक है, तो तीर्थ अंकर के जो अर्थ है वो कहाँ होगा? देखो, एक सर्वोच्च प्राणी जो ईश्वर का अवतार है, ये सही है, पर प्रपूर्ण सही नहीं है। जो पुरुष और महिलाओं के अस्तित्व को नदी के पार ले जाता है, जो वेदांत तपस्या के मार्ग पर चलता है, जो परम सत्य और धर्म को जानता है। कहीं ना कहीं ये जैन धर्म से जुड़े हुए तो हैं, परंतु तीर्थंकर का अर्थ होता है एक सच्चा शिक्षक जो भवसागर से पार लगाने वाला हो। तो इसका सही आंसर है जो पुरुष और महिलाओं को अस्तित्व की नदी से पार ले जाता है, अस्तित्व की नदी के पार ले जाता है। तो ये आंसर है, यानी कि जो भवसागर के पार करवाता है। उसके बाद है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर है कुषाण साम्राज्य, क्योंकि गुप्त साम्राज्य ने सोने के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में जारी किए, परंतु सबसे पहले कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि शिल्प उत्पादन के लिए सबसे अधिक जो प्रसिद्ध था वो चन्हुदड़ो है। तो इसका सही आंसर है चन्हुदड़ो। ठीक है, मनोरंजन कोई शहर ही नहीं होता, कोटदीजी भी नहीं था, और मांडा वैसे जो सबसे उत्तरी सीमा पर पड़ने वाला स्थल जो अभी तक पाए गए हैं उनमें, तो शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल था चन्हुदड़ो। उसके बाद है, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के महाकवि थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मुरम्मत किसने करवाई? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो पुष्यगुप्त ने किया था,
जो कि मौर्य साम्राज्य में एक राज्यपाल था। ठीक है, परंतु जब इसके तटबंध तूफान के कारण टूट गए थे तो उसकी मुरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। बाद में गुप्त शासकों ने भी इसकी मुरम्मत करवाई है, लेकिन हमारे पाठ के अकॉर्डिंग शक शासक रुद्रदमन आएगा। उसके बाद है भारत में तंबाकू की कृषि किस सदी में शुरू हुई। तो जितनी भी भारत जो बाहरी कृषियाँ आ रही हैं उसका सही आंसर होगा 17वीं सदी। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। डेट भी याद कर लीजिए, 22 मार्च, जब विश्व युद्ध में स्थितियाँ काबू नहीं आ रही थी तब। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक अंग्रेज चिकित्सक जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। बाद में उसे जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उनमें खनिजों की खोज करने के लिए भेजा गया। उसके बाद है कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्त मल्य भाषा तेलुगु। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य लिखना है आपने, क्योंकि हमारे पास इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। जहाँ कहीं भी साक्ष्य मिलते हैं वहीं यहीं लिखा मिलता है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर उसके बाद है कोलिन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल कब बने? तो इसका सही आंसर है 1815। 1815 में कोलिन मैकेंजी को भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र डैश ने बनाया। इसका सही आंसर है टॉम्स जोन्स बारकर। ठीक है, क्या है? टॉम्स जोन्स बारकर, जिसमें बताया गया था कि लखनऊ प्रेसिडेंसी में जिन अंग्रेजी सेनाओं को क्रांतिकारियों ने घेर लिया था उन्हें अब मुक्त करवा लिया गया। उसके बाद है कुरान की रचना डैश भाषा में की गई? अरबी भाषा में। और इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 114। उसके बाद है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। 10वें गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु नानक देव जी। द्वितीय गुरु अंगद देव जी। 5वें गुरु अर्जुन देव जी। उसके बाद 19वां है महानवमी डिब्बा एक विशालकाय जलाशय था। ठीक है, क्या है कि महानवमी डिब्बा एक विशालकाय जलाशय था, यानी कि पहला ही पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि महानवमी डिब्बा जलाशय नहीं एक विशालकाय मंच था। दूसरा है महानवमी डिब्बा को डेमिंगो पेस विजय के भवन की संज्ञा देता है। अब ये सही है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही। दूसरा सही तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कि 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की। बिल्कुल सही। इसकी स्थापना कपास के नियमित निर्यात के लिए की गई, नहीं आयात के लिए, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने 1942 में शून्य अवज्ञा आंदोलन चलाया। अरे भाई, शून्य अवज्ञा आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। ये सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर भी डी होगा। उसके बाद बढ़ते हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। भारत में परिवार की विशेषताएं, परिवार व्यवस्था देखिए, एक तो बहुत प्राचीन, यहाँ पर आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक है, एक तो आप ये लिखिए। दूसरा, मातृवंशीय परिवार भी होते थे और मातृवंशीय परिवारों में घर की मुखिया स्त्री होती थी। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे कि मोस्टली जो परिवारों में, अधिकांश परिवारों में जो परिवार थे वो पितृवंशीय प्रणाली का
पालन करते थे और जिसमें प्रधान जो था वो पुरुष सदस्य होता था। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसमें लिखें कि परिवार के सभी सदस्य जो थे उनके उत्तरदायित्व यानी कि उनके जिम्मेवारियां निर्धारित की जाती थी और सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे, मिलजुल कर रहते थे। ये किसकी हो गई? परिवार व्यवस्था की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है जाति प्रथा के दोष बताएं। अब जाति प्रथा के दोषों में 3 पॉइंट कौन से लिखेंगे हम? कि नंबर 1 जाति प्रथा के कारण क्या था? छुआछूत की भावना को प्रोत्साहन मिलता था। दूसरा, ये सामाजिक एकता के मार्ग में बाधा थी, सामाजिक एकता। तीसरा क्या था? इससे राष्ट्र एकता और अखंडता को हानि पहुंचती थी। तो पहला छुआछूत हो जाएगा, दूसरा सामाजिक एकता के रास्ते में बाधित, तीसरा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हानि पहुंचती थी। चौथा ये भी लिख सकते हैं कि इससे समाज कई हिस्सों में विभाजित हो जाता था, जिस वजह से समानता कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद है गंधार शैली की मूर्ति कला की 3 विशेषताएं। नंबर 1 कि गंधार शैली में जो गंधार शैली थी, इसमें मूर्तियां जो थी वो यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण थी। किसकी? यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण। किसमें? गंधार शैली में। ठीक है, यानी कि दोनों के मिलने से जो शैली बनती है वो कौन सी बनती है? गंधार कला शैली। दूसरा इसमें लिखें कि इसमें महात्मा बुद्ध और उनके सत्वों की यानी कि उनके अनुयायियों की मूर्तियां बनाई गई। 2 हो गए। तीसरा, मूर्तियों के तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल, झीने और पारदर्शी उत्कीर्णित वस्त्र इस शैली के मुख्य पहचान थी। यानी कि जब भी आपको महात्मा बुद्ध और उनके बोधिसत्वों की मूर्तियों में उनके घुंघराले बाल नजर आए, तीखे नैन नक्श नजर आए, झीने का मतलब होता है नेट टाइप के पारदर्शी कपड़े पहरे नजर आए, तो इट मीन्स वो गंधार कला शैली में बना है। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को वर्णित किया गया है इस शैली के द्वारा। 5वां क्या लिख सकते हैं इसमें? कि इसमें जातक कथाओं का चित्रण भी किया गया है। अब उसके बाद है इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है? इब्न बतूता जो है एक हठीला यात्री था। ठीक है, विदेशी यात्री था जो 1333 में भारतीय उपमहाद्वीप में आया। अब उसने वो क्या था? बहुत ज़्यादा अनजानी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक था। वो जो भी अनजान चीज़ें देखता था उसका वर्णन अपनी पुस्तक रिहला में करता था। अब हमारा क्वेश्चन इतना बताने के बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में क्या बताया है? तो आप लिखें नंबर 1 पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे पान। पहला हेडिंग क्या बनेगा हमारा? पान, कि पान के बारे में क्या बताया उसने। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से लिखें कि इब्न बतूता कहता है कि जो पान है उसने पान की तुलना अंगूरों की लता से या अंगूरों की लता से की है। उसके बाद उसमें बताता है कि सिर्फ पत्तियां ही हैं इसमें और जिनका प्रयोग जो है आमतौर पर लोगों को खाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा दूसरा नारियल की तुलना वह मनुष्य के सिर से करता है। ये दोनों चीज़ें आप इसमें अच्छे से बता सकते हैं कि नारियल की तुलना उसने मानव के सिर से की है और पान की तुलना उसने एक लता से की है जिसमें केवल पत्ते ही पत्ते होते हैं जिनका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। आप ये अच्छे से इसमें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के उदय के 3 कारण, कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, क्यों भक्ति आंदोलन की चलाने की जरूरत पड़ी। नंबर 1 तो यही जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, क्योंकि जाति प्रथा बहुत व्यापक स्तर पर थी तो उसे रोकने के लिए जो है भक्ति आंदोलन चलाना पड़ा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता है पेपर में। मैंने पिछले साल भी देखा है कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन क्यों चलाया गया।
तो नंबर 1 यही हो जाएगा, जाति प्रथा के कारण आए दोषों को दूर करने के लिए। दूसरा, हिंदू धर्म में आए दोषों को दूर करने के लिए। तीसरा, इस काल में ब्राह्मणों का नैतिक पतन हो चुका था, वो अधिक भ्रष्ट हो चुके थे और हिंदू धर्म को जटिल और खर्चीला बना दिया था उन्होंने, इस वजह से भी जो है इसे चलाना पड़ा। तीसरा, कि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन ज्ञान, कर्म और भक्ति में से ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया, परंतु ये लोगों की समझ से परे था। लेकिन इसकी वजह से फिर आगे चलकर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और हमारे समाज में कुछ ऐसे संत थे जैसे संत रामानंद, रामानुज, चैतन्य, कबीर, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने बड़ी सरलता से भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि हिंदू धर्म की जटिलताएं या इस्लाम का भय। देखो 3 आसान से पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, जाति प्रथा के कारण, हिंदू धर्म में कुछ जटिलताओं के कारण और इस्लाम के भय था कि कहीं सारे देश में इस्लाम का प्रसार ना हो जाए, उसे रोकने के लिए भी भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उसके बाद है जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं और मुगल राज्य इन्हें बढ़ावा क्यों देते थे। देखिए सबसे पहले आप ये लिखें कि जिनसे कामिल किन्हें कहा जाता है, हेडिंग बनाए जिनसे कामिल, फिर लिखें मुगल काल में सबसे अच्छी फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्तम फसलें। ठीक है, दूसरा हेडिंग बनाए जिनसे कामिल की उदाहरण, इसमें कपास और गन्ना को जो है उसे जिनसे कामिल कहा गया है। फिर तीसरा हेडिंग बनाए कि मुगल राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना। मुगल साम्राज्य जिनसे कामिल फसलों को बढ़ावा इसलिए देते थे ताकि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो, क्योंकि इन फसलों को बेचकर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती थी। तो इस प्रकार से 3 हेडिंग बन जाएंगे। एक में आ जाएगा जिनसे कामिल का अर्थ, दूसरे में जिनसे कामिल फसलें कौन कौन सी थी, तीसरा मुगल राज्य इन्हें बढ़ावा क्यों देता है। 3 हेडिंग बनाकर आप 3 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर कौन थे। यहाँ पर आप लिखें कि पॉइंट्स बनाए बेटा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रसिद्ध विधिवेता और अर्थशास्त्री थे। नंबर 2 पे लिखें उन्हें दलितों का मसीहा के रूप में जाना जाता है और उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी की। फिर आप लिखें कि तीसरा पॉइंट बनाएं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इस प्रकार भारत के संविधान निर्माण के उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें भी आप कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि संविधान में उन्होंने दलितों के लिए कौन कौन से प्रावधान रखवाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं और उसके लिए सभी धर्म समान हैं। दूसरा, यहाँ पर सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और वो इसीलिए धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करता। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उसके बाद है यहाँ पर आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। पहला है सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें लिखा है, हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं। अब प्रश्न है, अर्थशास्त्र के विषय में आप क्या जानते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की और ये राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित एक ग्रंथ है। दूसरा है कि अर्थशास्त्र में किसके बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा है हाथियों को क्यों और कैसे पकड़ा जाता था। हाथियों को सेना के लिए पकड़ा जाता था और फिर कैसे पकड़ा जाता था, वनों के संरक्षकों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों की सहायता से पकड़ा जाता था। नेक्स्ट है बाजार पेश। बाजार का एक
यहाँ पर डेमिंगो पेश आना था, बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आपको एक मेला देख सकते हैं, जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई, कुछ मात्रा में जौ और सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरा रहता है और सभी सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। फर्नाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर, संतरे, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते हैं। सभी बहुत सस्ते। बाजारों में भी मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बिसनग के बाज़ारों में बिकती हैं। बिसनग मतलब विजयनगर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि डेमिंगो पेश किस बाजार का सजीव विवरण करता है, तो इसमें उत्तर होएगा विजयनगर शहर का। दूसरा है डेमिंगो पेश विजयनगर शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में क्यों करता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार का अनाज और दालें मिल जाती हैं। तीसरा है फर्नाओ नूनीज कौन था, एक पुर्तगाली यात्री जिसने विजयनगर शहर की यात्रा की और यहाँ के बाज़ारों का वर्णन किया। उसके बाद तीसरा पैरा, नमक विरोध का प्रतीक क्यों था। इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया जाता था और बिना कर कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था। अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जो वह लाभ से पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। अतः राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर सरकार कर लगा देती थी और जनता को इसके उत्पादन से रोकती थी। प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती थी। अतः किसी भी वजह से किसी चीज़ को स्वयं प्रयोग न कर पाने और अन्य को भी उसका प्रयोग न कर देने का कारण ऐसे में उस चीज़ को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण के द्वारा नहीं बताया जा सकता। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुन रहा हूँ। टनों ना सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चल रही हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना है। इस प्रकार से बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्च से ही नष्ट किया जा रहा है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति के द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है कि अधिक राष्ट्रीय खर्च। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक की उगाही है। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा है। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। नमक, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नमक विरोध का प्रतीक क्यों था। नमक हर व्यक्ति की मूल आवश्यकता थी, परंतु सरकार इसको नष्ट कर रही थी ताकि वो महंगे दामों पर बेच सके, इसीलिए ये विरोध का प्रतीक था। दूसरा है, नमक पर अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार अभिशाप कैसे था, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनता था। लोगों को सुलभ ग्राम उद्योग
में रोजगार दे सकता था, परंतु सरकार इस पर एकाधिकार करने के बाद जिसको वो महंगे रेट में नहीं बेच पाती थी उसे वो नष्ट कर देती थी, जिसके कारण विनाश करने पर भी राष्ट्रीय खर्चा होता था। देखिए, एक तो खर्च करने नहीं दिया, ऊपर से इसको नष्ट करने में भी खर्चा कर दिया, इसीलिए एकाधिकार अभिशाप था। नमक कर अस्तित्व में क्यों बन रहा था? क्योंकि सामान्य लोगों की उदासीनता के कारण, क्योंकि लोग जागृत नहीं हो पा रहे थे, वो उदासीन थे और वो महंगे दाम पर भी नमक खरीद रहे थे, इस वजह से नमक कर अस्तित्व में बना रहा। उसके बाद बड़े क्वेश्चंस हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, और दूसरा है क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हर साल आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें आप नगर योजना का वर्णन करेंगे, भवन किस प्रकार से बनाए जाते थे, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, ये सब आ जाएंगे। साथ में आप कोटेशन भी जरूर डालें, तभी कहीं जाकर 8 नंबर का बनेगा बेटा ये। बाकी अब हम आपको बताते हैं वो 10 क्वेश्चन जो आपको करने हैं और 100% आपके पास एक 8 नंबर का प्रश्न वहाँ से होगा। पहला है, नोट कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई और उसके प्रमुख केंद्र। ठीक। दूसरा है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, जो यहाँ भी आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, मतलब जो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हैं वो लगभग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी है। चौथा है शिल्प उत्पादन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का वर्णन करें। 5वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन करें। 6ठा क्वेश्चन नोट कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य है। ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य है, ये राजनीतिक जीवन भी बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन का वर्णन करें। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते थे। 8वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखें। 9वां क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती थी। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन भी। और 10वां क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो है हड़प्पा कालीन कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। ये 10 क्वेश्चन करने हैं, 100% आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे। उसके बाद है मीराबाई की जीवनी को अपने शब्दों में लिखें और चिश्ती खानका की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालें। इसके जो आपको 10-11 क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और ये आप यहाँ पर मीराबाई जी का जीवन लिखें और उनकी शिक्षाएं। उसका तीसरा है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। ये भी हमारे कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन हैं हमने जो किए हुए हैं, उसी में से ही 100% प्रश्न आता है। और दूसरा है विद्रोहियों के बीच, अब विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया कि कानूनी, सबसे पहले तो दिल्ली पे अधिकार कर लिया, दूसरा मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा कि कुचलने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, कानूनी उपाय किए, फूट डालो मतलब फूट डलवाने का प्रयास किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कार्य किए। उसके बाद आ जाएगा इसमें कि जमींदार वर्ग को अनेक सुविधाएं दी ताकि वो उनके साथ मिल जाएं। 5वां यातायात और संचार के साधनों का प्रयोग करके जहां कहीं भी विद्रोहियों को कुचला जा सकता था वो कुचलने का प्रयास किया गया। 5वां विद्रोहियों का दमन, यानी कि उनको भयंकर यातनाएं दी ताकि लोग भयभीत हो सकें। अब एक क्वेश्चन ये है कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा कि ये अपने बहादुर शाह जफर द्वितीय और दूसरे थे जैसे कि पेशवा, इन सब ने महावीर और मोहम्मद के नाम से नारे लगवाए। इसके अलावा ये भी प्रयास किया गया कि कहीं पर भी जनता को या उनके खेतों को या मकानों को नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एकता स्थापित करने के लिए कि लोगों में इस बात का प्रचार किया गया कि हर प्रकार से जो
ये अंग्रेज हैं, ये ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी उतने ही हानिकारक हैं। उसके बाद है मानचित्र। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कि कालीबंगा। ये पिछले भी हमने प्रैक्टिस टेस्ट में आपको करवाया था। वहाँ पर मैंने आपको टोपरा स्तंभ लेख भी करवाया था, दिल्ली में है। उसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी, और ये नेपाल में है बेटा। वह स्थान जहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, झांसी। और वह स्थान जहाँ पर हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, चौरी चौरा। अब देखिए मैप में हमने बल्कि वो पॉइंट भी करवा दिए जो आपको नेक्स्ट मैप में आएंगे। देखिए ये तो हो गया राजस्थान के अंदर कालीबंगा। उसके बाद टोपरा, ये बिल्कुल दिल्ली के अंदर लगाना है आपको। लुम्बिनी है ये नेपाल। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। और झांसी ना, जहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मिल रही है, यहाँ पर है, वहाँ पर झांसी। और अगर आगे की बात करें अगले टेस्ट की, उसमें एक तो मोहनजोदड़ो आएगा आपके पास बेटा, एक अमृतसर, फिर उसके बाद चंपारण आएगा, और बैरकपुर, ये थोड़ी सी कलकत्ता से ऊपर पड़ जाती है। और एक आपके पास आएगा मास्की स्तंभ लेक, ठीक है। मास्की जो है वो कर्नाटक में है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, इसी होप के साथ कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, तैयारी करने में आपके हेल्प करेगी। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके पास ढेर सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। पर वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।